अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 एसिड एंड बेसिस 10th केमिस्ट्री का। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने चैप्टर 1 जो है अपना केमिकल इक्विलिब्रियम वाला वो हम एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं आपको। मेरे चैनल के ऊपर उसकी सारी वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। आप लोग अगर नहीं देखी आप लोगों ने वीडियो तो लास्ट में देख लो, ठीक है, ताकि आप लोगों का चैप्टर 1 जो अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, उस पर दरअसल आप लोगों के जो 10th क्लास है 9th क्लास है उनके पेपर्स आ गए थे। ठीक है, आप लोगों की बात कर रही हूँ, 10th के पेपर आ गए थे तो मुझे उनके हवाले से सारी वीडियोज़ बनानी पड़ेगी करंटली अपडेटेड, ताकि मैं उनको प्रोवाइड कर सकूँ, आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ किस तरह के गेस्ट पेपर्स आएंगे, आप लोगों ने किस तरह के पेपर अटैम्प्ट करने, सारी चीज़ें उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 जो कि है केमिस्ट्री का। ठीक है, 10th क्लास का। आज का जो चैप्टर है वो बेसिकली है एसिड एंड बेसिस के हवाले से। ठीक है, कुछ चीज़ें तो हो सकता है आई होप सो कि आपको पता हो। ठीक है, जनरली हम अपने डेली लाइफ में देखें आपको केमिस्ट्री हर जगह नजर आएगी। ठीक है, कोई भी चीज़ देखो, छोटी छोटी एग्जाम्पल भी देख लो, उसके अंदर केमिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, आज बेसिकली हम उसको लेके भी चलेंगे, अपनी ह्यूमन लाइफ को भी लेके चलेंगे, अपने जो सराउंडिंग में चीज़ें हैं उनको लेके भी चलेंगे कि किस तरह एसिड एंड बेसिस जो होती है वो हमारे सराउंडिंग में अंदर प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं एसिड को। एसिड क्या होता है? जनरली मैं आपको बताऊं तो एसिड से मुराद होती है कोई भी खट्टी चीज़। ठीक है, जिस चीज़ का आपको खट्टा से थोड़ा टेस्ट आता है उसको हम कहते हैं ये एक एसिडिक चीज़ है, ये खट्टी चीज़ है, तो उसको हम इंग्लिश वर्ड में कहते हैं एसिड। निकला किस वर्ड से है, मीन्स कि इसकी रूट वर्ड क्या है, तो ये एक लैटिन वर्ड से निकला है एसिडस। एसिडस इसका मतलब क्या है? सोर। ठीक है, अब आप अपने इर्द गिर्द देखो, मीन्स कि अपने खुराक में देखो कि आप लोग जो चीज़ें खा रहे हो उनके अंदर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एसिडिक हैं। उनमें सबसे पहले तो आते हैं हमारे सारे फ्रूट्स, मीन्स सिट्रस फ्रूट्स। ठीक है, जैसे आता है ऑरेंजेस आते हैं, लेमन आता है, इवन दो एप्पल जो है वो भी, उसके अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं? एसिड होता है। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा खट्टा खट्टा लगेगा आपको। ठीक है, तो ये सारे क्या है? एसिडिक फूड है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेसिस की, बेसिस क्या होती हैं? सबसे जो कॉमन तरीन एग्जाम्पल बेस की जो हमारे सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट है वो क्या है? वो आपके सोप के जो आप लोग वॉश में यूज़ करते हो फॉर वॉशिंग योर बॉडी। ठीक है, यू आर वॉशिंग योर क्लॉथ्स। ठीक है, ये सारी क्या है? ये बेस की एग्जाम्पल है। अब इसका टेस्ट कैसा होता है? अक्सर आप लोगों की आंख में भी चला जाता होगा और आपके ज़बान के अंदर, मीन आपको मुंह के अंदर भी चल जाता होगा, तो आप लोगों को इसका टेस्ट लगता होगा, आप लोगों को इसका थोड़ा सा टेस्ट कड़वा लगता होगा। ठीक है, इसका बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है इसका। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है किसकी? सॉल्ट्स की। ठीक है, सोडियम की, पोटेशियम की, इस वजह से थोड़ा सा इसका टेस्ट क्या होता है? कड़वा होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये क्या होती है? ये स्लिपरी होती हैं। ठीक है, बेसिस जो होती हैं वो स्लिपरी होती हैं। हम देखा ना कि साबुन क्या होता है, वो अक्सर फिसल जाता है, आपसे नहा रहे हो तो नीचे गिर जाता है ज़मीन के ऊपर, क्योंकि उसका टेक्सचर ही ऐसा होता है कि थोड़ा सा स्लिपरी होता है। तो अब ये तो हमने जनरली अपने सराउंडिंग में एग्जांपल देख ली कि एसिड और बेसिस जो होती हैं वो क्या होती हैं। जनरली मैं आपको बता दूं कि आपको हमने लाइट से स्टार्ट किया कि टॉपिक हम इससे स्टार्ट करें। अब अगर बच्चों हम देखें इनका जनरली इंट्रोडक्शन, मीन के एसिड एंड बेसिस का ओरिजिनेट कहाँ से किया, तो आपको पता है दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की सबसे जनरल एग्जांपल हम क्या देखते हैं कि वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इनके दरमियान बॉन्ड बनता है, मीन्स हाइड्रोकार्बन आप लोग कह लो। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं हमारे पास कि उस इन तमाम तीनों कंपाउंड्स एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे जो एलिमेंट्स कंपाउंड कंस्टिट्यूट कर रहे हैं उनको हम इनऑर्गेनिक कह देते हैं। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सारे किस में आते हैं? ये इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। अब इन दो क्लासेस को हम 3 क्लासेस के अंदर स्टडी करते हैं। मीन्स कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं, वो बेसिक भी हो सकते हैं, और वो साल्ट इन टेस्ट भी, मीन सॉल्टी भी हो सकते हैं। ठीक है, और सेम इस तरह जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो भी एसिडिक भी हो सकते हैं, वो बेसिक भी हो सकते हैं, और वो साल्टी भी हो सकते हैं। अब अगर हम देखें सबसे पहले, मीन्स के सबसे पहले किसने एसिड को इंट्रोड्यूस करवाया हमारे पूरे मतलब कि जितनी भी केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर है, तो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया था एक आपका बहुत मशहूर मुस्लिम साइंटिस्ट, हमने पढ़ा है, केमिस्ट थे जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान, ये बहुत फेमस मुस्लिम केमिस्ट रह चुके हैं। ठीक है, इन्होंने 3 तरह के जो एसिड हैं वो मीन्स के आपने लेबॉर्ट्री के अंदर इनको प्रोड्यूस करवाया। कौन कौन से थे? एक हमारे पास नाइट्रिक एसिड था, HNO3। आपको हर एक जो केमिकल है, मीन्स के एसिड है या बेस है, उसका आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए और उसका केमिकल नेम भी आना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड।
H2SO4। यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता दूं कि H2SO4 को हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। H2SO4 को कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, और अगर हम बात करें क्वीन ऑफ केमिकल्स की, मैं पहले बता चुकी हूँ, तो वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है बेंजीन। ये उन्होंने बताया है कि किस तरह स्टार्ट जो इनिशियल हुआ था वो जाबिर बिन हया ने किया था, किसके रिलेटेड, इन एसिड्स के रिलेटेड। उसके बाद बच्चों साइंटिस्ट ने तो बहुत ज़्यादा तरक्की की कि हम देखते हैं कि और तरह तरह के केमिकल्स किस तरह हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अंदर जो दोबारा दूसरे साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं लेवॉइजर। 1787 के अंदर लेवॉइजर एक ऐसे साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने क्या बनाए हैं, बाइनरी कंपाउंड्स। अब बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, दो डिफरेंट तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल CO2, H2O, ठीक है। ये क्या है, ये बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि इनके अंदर दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनको कहा जाता है बाइनरी कंपाउंड्स। आपने इसी से कंफ्यूज नहीं होना कि इसके अंदर क्या है, कि इसके अंदर टोटल 3 एटम्स हैं, ठीक है, 2 ऑक्सीजन के हैं और एक इसका है कार्बन का है, तो ये हमारे पास आप समझ लो कि नहीं ये तो बाइनरी कंपाउंड बना। बाई का मतलब क्या होता है, 2, नहीं, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो 1787 के अंदर लेवॉइजर जो था वो एक साइंटिस्ट गुजरा है जिसने हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स बनाया। उसने क्या किया, इन्हीं बाइनरी कंपाउंड्स के से आगे एक न्यू डिस्कवरी की। उसने क्या, जो इसने बाइनरी कंपाउंड्स बनाए हैं, जैसे उसने 2 कंपाउंड जो आपकी बुक में मेंशन है वो हैं CO2 और SO2। उसने ये 2 कंपाउंड्स बना तो लिए, बाइनरी कंपाउंड्स को नेम कर दिया, नेमिंग दे दी। उसने यह किया कि इन बाइनरी कंपाउंड्स का रिएक्शन करवाया किसके साथ, वाटर के साथ। मीन्स कि SO2 भी हमारे पास गैस है और SO2 भी हमारे पास, CO2 और SO2 दोनों गैसेज हैं। इन दोनों गैसेज का उसने रिएक्शन करवाया वाटर के साथ। आपकी बुक के ऊपर रिएक्शन नहीं लिखा, आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख लो, जो मैं मेंशन करूंगी। अब CO2 का जब उसने रिएक्शन करवाया किसके साथ, वाटर के साथ, तो हमारे पास क्या बना, कार्बोनिक एसिड H2CO3। और जब उसने SO2 का रिएक्शन करवाया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, वाटर के साथ, तो हमारे पास बना H2SO3, सल्फोरस एसिड, ठीक है, SO3 है ये सल्फोरस एसिड। तो उसने चेक किया कि किस तरह आपके बाइनरी कंपाउंड जो होते हैं जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, डिसोल्यूशन काज करते हैं, तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, वो एसिड बनाते हैं। एक हमारे पास बना कार्बोनिक एसिड और दूसरा बना सल्फोरस एसिड। उसके बाद बच्चों क्या हुआ कि इसके अंदर एडिशनल डिस्कवरीज हुई। किस तरह, आपके पास एक साइंटिस्ट गुजरे जिनका नाम था सर हम्फ्री डेवी, ठीक है। उसने कहा कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हमारे पास प्रेजेंट हैं जिसके अंदर क्या होता है, नेसेसरी नहीं है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल HCl, आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है या एक ऐसा एसिड है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसके साथ उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी डेवी ने। क्या, वो ये कहा कि ये ज़रूरी है कि हर एक जो एसिड है उसके पास हाइड्रोजन का होना जो है वो लाजमी है। कोई एक ऐसा एसिड हो ही नहीं सकता जिसके अंदर हाइड्रोजन जो हो वो प्रेजेंट ना हो। कोई भी एसिड के लिए ये ज़रूरी तरीन बात है कि उसके अंदर क्या हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। और हर एक बेस के लिए ये इंतहाई ज़रूरी बात है कि मीन्स उसकी एक निशानदेही करती है, उसको इस चीज़ से आइडेंटिफाई करती है कि हमारे पास एसिड है कि बेस है। एसिड के अंदर क्या होना चाहिए कि आपके पास एक हाइड्रोजन लाजमी होना चाहिए, जबकि बेस के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या मीन OH जो होता है वो लाजमन होना चाहिए, ठीक है। ये एक जनरल टिप है, ये आपको लाजमन आनी चाहिए, ठीक है। आप जब जनरली इसी से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारे पास एसिड है या बेस है। उसके बाद बच्चों आपको मैंने अक्सर बताया हुआ है कि एक जो टेस्ट होता है ना, वो क्या होता है, वो लिटमस टेस्ट होता है। लिटमस पेपर से किया जाता है, ठीक है। लिटमस पेपर से एक टेस्ट किया जाता है लिटमस पेपर के थ्रू, ठीक है, उसको लिटमस टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट का बेसिकली मकसद क्या होता है, इस टेस्ट का बेसिकली मकसद क्या होता है, जब आप लेबोरेटरी में काम कर रहे होते हो ना, तो आप लोग चक्के तो नहीं देख सकते चीज़ों को। इट्स लाइक टोटली डेंजरस एंड फॉरबिडन कि आप लोग अपनी लेबोरेटरी के अंदर किसी भी चीज़ को अपने पूरी 5 सेंस से टच करो। मीन्स कि अपने हैंड से टच करो, उसके बाद आप इसको लिक करो, मीन्स कि आपके ग्लव्स नेसेसरी हैं, ठीक है। ये जनरल लेबोरेटरी के रूल्स होते हैं। अब आपने देखना है कि ये चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो आप लोग कैसे देखोगे, आप इसके लिए जनरल सा एक टेस्ट परफॉर्म करोगे, लिटमस टेस्ट। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, क्या होता है कि उनका वो जो लिटमस टेस्ट होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, उसके लिए फिर हमें जनरल जो केमिकल टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं, बर्निंग टेस्ट होते हैं, ठीक है। उस पर डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो आप लोगों को परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। अब जनरल टेस्ट जो है वो हमारे पास क्या है, लिटमस टेस्ट। अब लिटमस जो होता है ना बच्चों, मीन्स कि जिससे हम टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं, वो होता है हमारे पास लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर जो बच्चों होता है ना, वो होता है 2 तरह का, ठीक है। आइदर इट इज ब्लू और आइदर इट इज रेड।
दो तरह का आपके पास होता है वो लिटमस पेपर होता है। अगर तो आपके पास एक ब्लू वाला लिटमस पेपर है, ठीक है, क्या है आपके पास एक ब्लू वाला लिटमस पेपर है और आप लोग इसको विनीगर के अंदर या फिर लेमन जूस के अंदर, सिट्रस किसी भी फ्रूट के अंदर डिप करो, मीन्स उसको थोड़ा सा आप उसके साथ लगाओ, तो अगर आपका जो ब्लू वाला है लिटमस पेपर वो रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपकी चीज़ जो है वो एसिडिक है, ठीक है। और अगर आपके पास क्या है रेड वाला लिटमस पेपर है और आप इसको किसी चीज़ बेसिक के अंदर, मीन्स कि आप अगर सोप को थोड़ा सा गीला करके सोप का सोल्यूशन बनाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का किसी भी सोप का सोल्यूशन बना लो आप, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग उसका लिटमस पेपर को इसके अंदर डिप करो अपने बीकर के अंदर, तो क्या होगा कि जो आपका रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज होगा, थोड़ा सा आप लोगों को चेंज कलर जो होगा वो शो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक चीज़ आपके पास क्या है बेसिक प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो आपने मिस नहीं करनी, अगर तो आपके पास क्या होगा रेड लिटमस पेपर होगा, ठीक है, और आप लोगों ने किसी एसिड के अंदर डिप किया होगा, मीन्स के विनीगर में साथ उसको लगा रहे हो या फिर सिट्रस फ्रूट का लगा रहे हो, तो वो रेड ही रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि उसने तो रेड ही रहना है, उसके अंदर कोई चेंज ही नहीं आना है, वो तो पहले ही एसिडिक है, रेड ही रहना है। और सेम इस तरह ब्लू के केस में भी बेसिस के अंदर सेम ही होगा। और एक और बात आप लोगों को दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, क्या कि अगर तो आपके पास एक ब्लू लिटमस पेपर होगा तो वो क्या करेगा, उसको आप एसिड के अंदर डिप करो तो वो रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो क्या शो करेगा कि वो हमारे पास एक एसिडिक सोल्यूशन है, एक ऐसी चीज़ है। और अगर वो बेसिस होगा, मीन्स कि अगर रेड लिटमस पेपर को आप लोग किसी बेसिक सोल्यूशन में डिप करोगे और ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक बेसिक सोल्यूशन होगा। अब बच्चों मैंने आपको यहाँ पर एक बात बताई, वो मैंने बताई कि एसिड के अंदर क्या होता है हाइड्रोजन और बेसिस के अंदर क्या होता है हाइड्रोक्सिल। ये तो हम कल इंशाल्लाह इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह यहाँ पर H और OH आ रहा है और किस तरह साइंटिस्ट ने बताया कि यहाँ पर H आएगा कि OH आएगा। यहाँ पर जो मैं बात आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि एसिड के अंदर मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन होता है और बेसिस के अंदर क्या होता है हाइड्रोक्सिल होता है। जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ना बच्चों, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाइड्रोजन आयंस के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है, ये बहुत ज़्यादा, आप लोग समझ लो इतने ज़्यादा क्रोजिव होते हैं ना कि आप लोग देख लो कि एसिड को आप कहीं भी रख लो ना तो वो जला देता है। अब आप लोगों ने देखा होगा यूपीएस की जो बैटरीज होती हैं, ठीक है, आप लोग उन बैटरीज को देखो, थोड़ा सा पानी डालो तो वो वहाँ पे जल रही होती है, आप लोगों को अजीब सी स्मेल आ रही होती है, क्योंकि उनकी बैटरीज के अंदर क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप लोग अपना थोड़ा सा कपड़ा, कोई पीस ऑफ क्लॉथ होता है वो उसके ऊपर रखो ना तो वो फौरन से उसको जला देगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्रोजिव नेचर होते हैं जो एसिड होते हैं, जबकि जो बेसिस होती है वो क्रोजिव नेचर नहीं होती। क्यों नहीं होती? आप लोगों ने देखा ही है कि आप लोग अपने अच्छे खासे अपने कपड़े धो रहे हो आप लोग साबुन से, तो कुछ हो रहा है आपके कपड़ों को? कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। आप लोग अलबत्ता आपकी उनकी इस तरह की नेचर होती है कि वो आपके कपड़ों से मैल को जाए सारी वॉश आउट कर देती हैं, ठीक है, क्योंकि वो हाइड्रोफोलिक और हाइड्रोफेबिक उनकी नेचर होती है। वो इस वजह से वो अच्छी तरह आपके कपड़ों से जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो मैल को जाए साफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात, हर वो चीज़ जो कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगी वो क्या करेगी, वो आपके लिए नुकसानदेह ही होगी, ठीक है। कंसनट्रेट का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ के अंदर कोई भी मतलब कि पानी का एक जरा कतरा बराबर भी कोई चीज़ ना प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसके अंदर, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन के अंदर कोई फॉर्म ना हो। सेम इस तरह अगर बेसिस जो होती हैं वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो, लाइक दैट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी बेसिस अगर अपने कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो तो फिर ये क्रोजिव होंगी, ये आपके कपड़ों को जला भी सकती हैं, आपको भी बर्नआउट कर सकती हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब थोड़ा सा हम फिजिक्स का भी इसका थोड़ा सा लेकर आते हैं कॉन्सेप्ट। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किस वजह से कंडक्ट होती है, ठीक है। मैं आपको इस वजह से सारे टॉपिक्स रिलेट करके बताती हूँ ताकि आप लोग जब एक चीज़ पढ़ रहे हो तो आप लोग सारी डिग्रीज के साथ एक साथ लेके चलो, ठीक है। आप केमिस्ट्री के अंदर बायोलॉजी भी आती है, केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स भी आता है। अभी हम देखते हैं कैसे आता है। आपको पता है जो करंट होता है या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किस तरह कंडक्ट होती है, वो कंडक्ट होती है बाय आयंस, आयन समझ लो या फिर आप चार्ज समझ लो। अब सेम इस तरह जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, वो एग्जिस्ट करता है एज अ आयन, H पॉजिटिव के थ्रू, ठीक है, पॉजिटिव आयन के थ्रू। इसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किसके अंदर, एसिड के अंदर कंडक्ट कर जाती है। लेकिन जो हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसका मतलब क्या है कि जब यही वजह है, यही रीजनिंग है, इसको और समझो कि जो यूपीएस की बैटरी होती है वहाँ पर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है रेदर देन दैट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो OH आयंस देते हैं, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर वो H पॉजिटिव आयंस ही देते। H पॉजिटिव आयन कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जबकि OH जो आयंस होते हैं वो कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। आपको इसकी रीजनिंग समझ आ रही है ना? देखो केमिस्ट्री कितनी अच्छी और कितनी ईजी है, इसके अंदर कोई भी मुश्किल नहीं है। आप लोग इसको कॉन्सेप्ट के साथ इसको इमेजिनेशन के थ्रू करोगे तो फिर आप लोगों को बहुत आसान लगेगी, क्योंकि आपके पास पूरा 1 साल का टाइम है। आप लोग इसको बगैर इधर उधर टाइम वेस्ट किए रटे लगाए इसको ना अपना टाइम को वेस्ट करो, ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट को। अब जो हमारे पास हमारी लास्ट बात रह गई है वो क्या रह गई है
वो हमारे पास ये रह गई है कि अब हम इसको अपनी जो ह्यूमन बॉडी है उससे रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं हम? देखो सपोज आप लोगों ने करा शवारमा खाया। अब आप शवारमा खाने के बाद आप लोगों ने 2 शवारमे चलो खा ही लिए हैं, ठीक है, ज़्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं। आप लोगों ने 2 शवारमे खाए हैं और शवारमा खाने के फ़ौरन बाद आप लोग क्या करोगे? सो गए, ठीक है। विद इन 10 to 20 मिनट्स आप लोगों ने शवारमा खाया, ठीक है, बातें बोलते हैं फैमिली से और आके आप लेट गए। आप लोगों को थोड़ी देर बाद मीन्स इवन यू आर स्लीपिंग, आपको थोड़ी सी क्या होगी? आपके मैदे के अंदर थोड़ी सेंसेशन होगी, ठीक है, आपको जलन का एहसास होगा आपके डायफ्राम के अंदर, आपके विंड पाइप के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा? आपको थोड़ी सी क्या होगी? अनईजीनेस होगी, ठीक है। आपके अंदर क्या होगा? वो एसिडिटी डेवलप होगी, क्योंकि आपके जो स्टमक होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वहां प्रेजेंट होता है HCl, ठीक है, आपकी वॉल्स के अंदर, स्टमक की वॉल्स के अंदर, आप उसको बायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे होगे। आपकी जो स्टमक की वॉल्स होती हैं उसके इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट होता है? HCl। ये अल्लाह पाक ने, कुदरत ने एक ऐसा निजाम रखा है कि आप लोग जितनी भी आप लोग कोई चीज़ खा लो तो उसको क्या करते हैं? वो एसिड डाल के उसको हजम करा देती है, उसको खराब करा देती है, ठीक है, ताकि वो चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर हजम हो जाए और फिर आप लोग एक्सकीटा के थ्रू उसको वेस्ट कर दो। अब स्टमक के अंदर HCl है। अब आप लोगों ने अच्छे खासे मसाले वाला लगा के मायोनीज के साथ ऊपर अच्छी तरह लगा लगो के आप लोगों ने शवारमा खाया, ऊपर से आप लोगों ने रेड चिली सॉस भी डाल दी है। अब क्या होगा कि ऑलरेडी आपके स्टमक के अंदर प्रेजेंट है HCl और आप लोगों ने भी क्या किया? ऊपर इतनी ज़्यादा एसिड वाली चीज़ें खा ली हैं, ठीक है। ऊपर से मायोनीज भी वैसी है, ठीक है। उसके बाद उसके हैवी वेट आप लोगों ने सब कुछ खा लिया, मसाले मसूले टिक्का बोटी वाले आप लोगों ने खाया है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आप लोगों की बॉडी के अंदर जो एसिडिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। यही वजह है कि आप लोगों की फिर जलन होती है, जिसको आप समय कहते हैं कि मॉम मेरे यहाँ पे जलन पड़ी है मैदे के अंदर। वो क्या होता है? वो बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो स्टमक के अंदर HCl होते हैं ना, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है कि आप लोगों ने कितना ज़्यादा खा लिया है। वो बाहर की तरफ उसको निकालने की कोशिश करता है। तभी अक्सर जो लोग होते हैं वो इतना हैवी ईटिंग करके, उनको ओवर ईटिंग करके कहते हैं वॉमिटिंग कर देते हैं। और वॉमिटिंग करने के बाद में वो देखो कि आपके थोड़े से आपको जलन सी एहसास होगा, जलन फील होगी आप लोगों को आपके मैदे के अंदर, डायफ्राम के अंदर। वो क्या होता है बेसिकली? जो सर्फ से आप लोगों ने खाया है एंटी पेस्टोसिस के थ्रू आपके मुंह से बाहर आ गया है और सब कुछ वो आपके जो विंड पाइप से है वो उसको सारा खराब करता हुआ आ रहा है और एसिड उसके साथ लगा हुआ है, इस वजह से आपको वहाँ पे थोड़ी सी सेंसेशन का एहसास होता है, ठीक है। अब सपोज आप लोगों को ये बीमारी हो तो गई है, ठीक है, मीन्स कि आप लोगों को थोड़ी सी एसिडिटी हो रही है, आप लोगों को जलन हो रही है, आप लोग स्प्राइट वगैरह पियोगे, थोड़ा सा ठंडी पानी पियोगे, ऊपर से आप लोग दूध पियोगे, तो आप लोग थोड़ा सा इसका हल हो जाएगा हल। लेकिन ऐसे पेशेंट्स या ऐसे लोग जिनको कॉन्स्टेंटली क्या होता है कि ये मसला होता है कि उनको एसिडिटी आती है, जो बड़े बूढ़े होते हैं क्या होता है? वो आपको देखा कि वो इतनी ज़्यादा एसिड वाली चीज़ें नहीं खाते ना, वो इतनी ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाते ना, वो ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खाते हैं। क्यों नहीं खाते? क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम ज़्यादा एसिड वाली चीज़ें खा लें तो हम बीमार हो जाएंगे। तो इसका क्या हल होता है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं? उनको अल्कलाइन मेडिसिन देते हैं। अल्कलाइन मेडिसिन से बेसिकली क्या होता है कि एक तो आप लोगों ने चीज़ खा ली, ठीक है, क्या कही? एसिडिक चीज़ खा ली है। अब एसिड चीज़ आप लोगों की होगी ज़्यादा में कंसिस्टेंट में होगी। अब वो आपको अल्कलाइन मीन्स की बेसिस चीज़ ऐसी देंगी जिसकी वजह से आप लोग वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। आपको पता है जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास सॉल्ट बनता है। तो आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली क्या होगा? एक सॉल्ट प्रोड्यूस होना पड़ेगा और वो एसिड की जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी? वो रिड्यूस हो जाएगी और आपको एक सेंस ऑफ या साई ऑफ रिलीफ मिलेगा। अब देखो आपके घर में कोई ना कोई पेशेंट जो आपके दादी नानी या कोई भी आप लोग, इवन तो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो खाते हो ओप्रामाजोल, एक बहुत इंपॉर्टेंट या फिर आप लोग बहुत कॉमन जो है वो हमारे पास क्या है? एक अल्कलाइन मेडिसिन है, ठीक है, जिसको पेशेंट्स को दिया जा सकता है। आप लोग घर में कोई पेरेंट्स की कोई मेडिसिन आए तो लोग जरूर उसके इंग्रेडिएंट्स में चेक किया करो कि वहाँ पर कौन सी उन्होंने मेडिसिन मेंशन की हुई है, ठीक है, कौन से केमिकल्स उन्होंने मेंशन किए हैं। तो ओप्रामाजोल जो होता है वो मोस्ट कॉमन जो अल्कलाइन मेडिसिन है वो यूज़ की जाती है कि एसिडिटी को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया आपका जनरल सा इंट्रोडक्शन। ये हर एक क्लास के लिए, ठीक है, ये स्पेसिफिक नहीं है कि 10th के बच्चे इसको स्टडी करेंगे। हर एक क्लास के जनरल सा इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं और हमारे सराउंडिंग के एसिड और बेसिस किस तरह प्रेजेंट है। आई होप सो कि आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे लाजमन कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मैं आप लोगों की क्यूरीज को दूर कर सकूँ। तो बच्चों आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।